नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने कल एक राष्ट्रीय घटनाक्रम की एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ली थी। अब हम लोग आज सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और एक उस पर कमेंट्स आया था कि हाइलाइटेड जो ये पीडीएफ है, ये कहाँ पर मिलेगी? तो भैया आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, आपको विज्ञप्ति पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको ये जैसे ही हम लोग हाइलाइट कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी ही हाइलाइटेड आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहां से इसको कर लीजिएगा, है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज की जो भी न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी घटनाएं होंगी वो देखते चलेंगे, बाकी छोड़ते भी चलेंगे कुछ, और सारी आप लोगों को करनी नहीं है। जो हाईलाइटेड चीजें हम लोगों ने रखी हैं, हम अंकित सर भी जो आपकी आर्थिक इकोनॉमिक्स वाली चीजें हैं पूरी कंप्लीट करवाने पे ही जा रहे हैं। बाकी और भी चीजें लगातार आती रहेंगी, आप लोग साथ बने रहिएगा। और ये हाईलाइटेड पीडीएफ का ध्यान जरूर रखिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग की होम स्टे पर पुनर्विचार, नीति मार्ग पर निर्धारण पर जो रिपोर्ट अभी आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है एक तो ये, ठीक है ना। तो नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट है, इसको हम लोगों को देखना है कि इसमें क्या है। होम स्टे पर पुनर्विचार कर रहा है, ये जो होम स्टे होता है ना, उस पर पुनर्विचार की बात की जा रही है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं अंदर क्या बोला जा रहा है। नीति आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसको कार्य किया है, ठीक है। और 22 अगस्त को सुमन बेरी जो कि नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको जारी किया है। तो आजकल डेटे खूब पूछ रहा है ना, आयोग खूब डेटा पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त की ये घटना है, नीति आयोग की किसने, जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें जारी की गई है ना, तो उनके समय कौन कौन इसमें भागीदारी रहे। तो देखिए, एक IAMAI मेक माई ट्रिप आप लोगों ने सुना होगा, Airbnb ये सुना होगा आपने, चेस इंडिया, ISPP, द कवरेज फाउंडेशन, ये संस्थाएं इसमें भागीदार रही हैं। तो अगर आपसे संस्थाएं भी पूछ ले तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिएगा कि होम स्टे और बीएनबी को भारत का पर्यटन वृद्धि का प्रमुख स्तंभ मानती है। जो होम स्टे है वो बीएनबी को भारत का पर्यटन वृद्धि का प्रमुख स्तंभ मानती है। और इसमें देखिए क्या रहा है, होम स्टे क्षेत्र में लचीला धरोहर सचेत और पर्यटक दृष्टि से अग्रणी बन सकेंगे ये, ठीक है। तो अब आप लोगों को मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा कि नीति आयोग जो चला रही है ना, वो होम स्टे पर पुनर्विचार कर रही है। जो कि होम स्टे लोग करते हैं ना, तो उसमें जो मेक माई ट्रिप और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देख रखा है ISSPP, और इसके बाद Airbnb, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जो स्टे करवाने की आपकी व्यवस्था कर देते हैं, जैसे आप पर्यटन स्थल पर जाते हो, तो ये सारे इसमें भागीदार करके, और ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट न्यूज घटना क्या कह रहे हैं इसमें। भारत AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित रहा है, ठीक। AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन बन गया है, अब भारत बन गया है। तो इसको हम लोगों को याद रखना है। सबसे पहले तो AIBD जो है ना, ये पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, ठीक है। इसका अध्यक्ष चुना गया है भारत। तो आपसे डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि AIBD का अध्यक्ष कौन बना है, अगर बहुत सरल क्वेश्चन बनाएगा, या स्टेटमेंट में डाल देगा आपका, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। फिर इसमें रहा है कि फुकेत जो थाईलैंड में है ना, उसमें इसकी बैठक हुई है। और 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, फुकेत। तो आप लोगों को दो चीजें मिल गई हैं यहाँ से। एक तो AIBD का अध्यक्ष कौन चुना गया है, इस बार भारत चुना गया है। लेकिन इसकी बैठक, या मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी फुकेत थाईलैंड में, ठीक। ये दो चीजें याद रहेंगी। बाकी देखिए, ये कुछ आप लोगों को पढ़ना नहीं है ज्यादा। यहाँ पर आ जाइए फिर कि 23वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया थीम पर हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत के गौरव द्विवेदी ने की है। तो इसमें आप लोगों को इतने 3 पॉइंट याद रखने थे। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, इसकी अध्यक्षता किसने की है, ये ध्यान रखना है आपको। पहले तो थीम रख लीजिए याद। थीम क्या है, जनता, शांति, समृद्धि के लिए मीडिया। और अध्यक्षता किसने है, भारत के गौरव द्विवेदी ने इसकी अध्यक्षता की है। तो ये 3 चीजें हमारी हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी कि जो मराठा सैन्य परिदृश्य है ना, इसमें यूनेस्को की विश्व की धरोहर सूची शामिल में अब ये शामिल हो गई है। तो मराठा विश्व धरोहर में जो जो किले हैं ना, वो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। तो इसमें कितने किले हैं ये हम लोगों को देखना है, और कौन कौन से हैं ये देखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो जो जुलाई 2025 में इनको शामिल किया गया यूनेस्को में। और ये जितने भी मतलब कह सकते हैं धरोहर है ना, ये किस टाइम की हैं, तो ये 17वीं और 19वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं भैया और चीजें
कि इस विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति कहां पर, पेरिस फ्रांस में 6 से 16 जुलाई 2025 को संपन्न हुई, जिसमें ये 12 किलों को शामिल कर लिया गया है। तो भारत में अब देखा जाए तो जो यूनेस्को धरोहर है वो अब कितनी हो चुकी है कुल, तो कुल संख्या भी आप लोगों को याद रखना है, कितनी कुल संख्या हो गई है 44, तो 44 याद रखना है, ठीक है ना, 44, ठीक। और उसके बाद अब इसमें देख लेते हैं कि कितनी सांस्कृतिक है, कितनी इसमें से प्राकृतिक है और कितनी मिश्रित है। तो मिश्रित तो एक ही है, आप लोगों को पता ही है कौन सी है ये मिश्रित, एक सिक्किम में है और कौन सी, कंचनजंगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगी कि नहीं। 7 प्राकृतिक है और 36 जो है आपके स्थल सांस्कृतिक स्थल है, ठीक है। तो ये घटना आप लोगों को समझ में आ गई। अब देख लेते हैं वो 12 किले जो कि इस बार शामिल किए गए हैं। तो देखिए रायगढ़ का किला है, रायगढ़ में ही स्थित है। फिर राजगढ़ का किला हो गया, सिवनेरी का किला, प्रतापगढ़ का किला, पनहाला का किला, विजयदुर्ग, लोहालगढ़ का किला, साल्हेर का किला, सिंधुदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, खंडेरी का किला, और एक किला ये याद रखिएगा जिंजी का किला, विल्लुपुर, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। सारे तो महाराष्ट्र में है लेकिन एक आपका मिलेगा आपको तमिलनाडु में, तो ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट घटना क्या कह रही है। बैराबी शेरंग रेल लाइन के उद्घाटन के साथ आइजोल भारतीय रेलवे नक्शे से जुड़ गया है। अभी तक देखिए आप लोग जब पूर्व ईस्ट की ओर जाते होगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो रेलवे लाइन थी ना असम तक ही थी, है ना, तो अब आइजोल जो है ना वो आपका जुड़ गया है। एक सेकंड इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा देता हूँ नीचे में, है ना। देखिए मान लीजिए ये हमारा हो गया है नॉर्थ ईस्ट, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका जो आइजोल है वो यहाँ पड़ेगा, ठीक। तो आइजोल तक अभी नहीं थी, असम तक आपकी ट्रेन लाइन थी, तो ये आइजोल तक पहुंच गई है पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसके मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है बैराबी सेरांग रेल लाइन ने उद्घाटन के साथ आइजोल भारतीय रेल नक्शे से जुड़ गया है। 13 सितंबर 2025 को मिजोरम के बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, जिससे राज्य की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नक्शे से जुड़ गया है, ठीक। इतना ही याद रखना है, ये आप लोगों को रेल लाइन याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे की ओर, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक। ये हो गया, आप लोगों को समझ में ये आई गया होगा। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन की बात हो रही है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर डीप ओशन की जो बात हो रही है, डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी हुई है। अभी देखिए डीप ओशन के तहत कितनी मानव की सबसे गहरी गोताखोरी हुई है, ये कहाँ पर हुई है, तो ये अब तक की भारत की, पहले तो ये समझ लेते हैं हम, सबसे गहरी मानव गोताखोरी है, ठीक है। और ये हुई कहाँ पर है, तो देखा जाए ये भारत के सेनानिवृत्त नौसेना कमांडर हैं जतिंदर पाल सिंह, इन्होंने उत्तर अटलांटिक महासागर में ये रिकॉर्ड बनाया है, कितना, 5002 मीटर का, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रहेगी कि नहीं। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी हुई है, तो पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर हुई है, तो सबसे पहले बताना है हमको उत्तर अटलांटिक महासागर में हुई है। फिर पूछा जाएगा कि कितने मीटर की हुई है, तो 5002 मीटर की हुई है, 5002 मीटर गहराई तक गोता लगाया गया है इस बार, है ना। तो ये भारत की सबसे गहरी अभी तक की गोताखोरी हुई है। फिर देख लेते हैं, इससे पहले एक रिकॉर्ड बनाया था, भारत के डॉक्टर राजू रमेश थे, उन्होंने 4025 मीटर गहराई तक गोताखोरी की थी। लेकिन अभी जतिंदर पाल सिंह, नाम भी याद रखना है आपको, जतिंदर पाल सिंह है, सेवानिवृत्त नौसेना के कमांडर हैं, इन्होंने 5200 मीटर तक की गोताखोरी कर ली है। तो इनका ये सबसे टॉप का रिकॉर्ड बन गया है, भारत के हैं क्योंकि ये। अब यहाँ पर देख लेते हैं मत्स्य 6000, एक मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त जो सबमर्सिबल होती है ना, 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए विकसित की गई है और इसका परीक्षण दिसंबर 2027 तक होने की संभावना है। तो देखिए ये 6000 मीटर तक जाएगी नीचे, लेकिन अभी इन्होंने जो जतिंदर पाल सिंह है, इन्होंने 5002 मीटर तक की गहराई तक गोता लगा दिया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब कंप्लीट कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार जो दिए गए हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सर्वेक्षण के जो पुरस्कार हुए हैं वो किसने दिए, किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और इनका देखा जाए तो 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में इनका जो है
समापन किया गया। ठीक है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है हमारे पुरस्कार दिए गए हैं, कहाँ पर दिए गए हैं? विज्ञान भवन में नई दिल्ली के। और किसके द्वारा दिए गए हैं? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का ये 9वां संस्करण है और यह पुरस्कार कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, इस पर जोर देगा। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R पर ये काम करेगा। तो आप लोगों को 3R याद रख लेना है। कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक, याद रहेगा ये कि नहीं? तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके दौरान कितने लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं? तो कुल 78 पुरस्कार दिए गए हैं और 4 श्रेणियों में दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 श्रेणी है ये? एक तो सुपर स्वच्छ लीग शहर, एक स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी गंगा शहर और राज्य स्तरीय पुरस्कार, ये 4 टॉपिक पर दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे नंबर 1 पर कौन सा है। सुपर स्वच्छ लीग में किसको दिया गया है? तो देखिए, सुपर स्वच्छ लीग में भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की बात करें तो ये इंदौर को मिला है, मध्य प्रदेश को। ठीक, दूसरा किसको मिला है? सूरत को, जो कि गुजरात का है। और तीसरा मिला है नवी मुंबई। तो कितना याद रखना है? पहला नंबर 1 तो याद रहेगा ये आपको, इंदौर, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार ये पुरस्कार लिए जा रहा है स्वच्छ भारत का। ठीक है, तो इंदौर हो गया, फिर दूसरे पर हो गया आपका सूरत और तीसरे तीसरे पर हो गया है नवी मुंबई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अभी तो 10 लाख वाली से अधिक जनसंख्या वाले में देख लिया, अब 3 से 10 लाख के बीच में जो शहर हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश है। देखिए, फालतू की चीजें हम लोगों को बिल्कुल नहीं याद करनी है और ना यहाँ पर हाईलाइटेड करनी है। वो चीजें हाईलाइटेड कीजिए जो कि मैं खुद हाईलाइटेड करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा हमें कि ज्यादा फालतू की चीजों से बचा जा सकता है कम समय में। ठीक, चंडीगढ़ और मैसूर को द्वितीय स्थान पर रखा गया है, तो इतना हम लोगों को याद रखना है। नंबर 1 पर कौन रखा गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश, 3 से 10 लाख जनसंख्या में। अब वहीं पर 50,000 से 3 लाख वाले में कौन रखा गया है? तो ये रखा गया है नई दिल्ली का म्यूनिसिपल काउंसिल। लेकिन अब इतना छोटा नहीं, अब यहाँ पर आ जाइए, सेकंड श्रेणी जो थी वो पढ़ लेते हैं। स्वच्छ शहर श्रेणी में पुरस्कार, तो यहाँ पर 5 श्रेणियां दी गई थी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में कौन है? यहाँ पर अहमदाबाद है। ठीक है, और 3 से 10 लाख में टॉप पर कौन है? तो ये मीरा भाईंदर महाराष्ट्र है। और मध्य प्रदेश देवास को 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या में दिया है। तो ये जो लास्ट वाली है ना, ये नहीं पूछी जाती हैं, हमसे सुपर लीग वाली पूछी जाएंगी। ठीक, तो सुपर लीग वाली अब आप लोगों को याद हो गई होंगी और ये सब फालतू के पॉइंट है, ये यहाँ से छोड़ दीजिए। ठीक, फिर ये लास्ट पॉइंट याद रख लीजिएगा, प्रोमिसिंग, जो प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर है ना, इसमें किसको रखा गया है? विजयपुरम अंडमान निकोबार का पहला पुरस्कार इसको दिया गया है। तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। स्वच्छ भारत के पुरस्कार जो दिए गए हैं वो तो अब आप लोगों को समझ में आई गए होंगे। अब देख लेते हैं कि भारत में पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों के लिए पहला दिशा निर्देश जारी हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं ये कब दिशा निर्देश जारी किया है और किसने किया है। तो ये देखिए दिया जाता है डेयरी विभाग द्वारा, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। और उसी के पहले अगर देखा जाए तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसके साथ मिलकर दिया जाता है। ठीक, तो 25 अगस्त जो 2025 को ये दिया गया है, ये पहला है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा देख के रखना है। बस इतनी ही न्यूज याद रखिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसका लक्ष्य अगर एक पॉइंट में हम लोग बात करें तो क्या होता है, जो पशुओं में संक्रामक रोग फैलते हैं ना, तो संक्रामक रोगों को से बचाने के लिए पशुओं को ये स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा ये। फिर है फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा रही है अभी हाल ही में। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति की जब भारत यात्रा रही है तो फिर हमें उनका नाम याद होना चाहिए। क्या नाम है उनका? फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ठीक है, तो फिलीपींस के हैं तो आप लोग मार्कोस जूनियर भी याद रख लोगे तो भी याद आ जाएगा, नहीं तो एफ से एफ मिलाइए डायरेक्ट। ठीक है, पूरा नाम लिखकर आएगा एफ से एफ, फिलीपींस के फर्डिनेंड। ठीक है, अब याद हो जाएगा। तो ये 4 से 8 अगस्त के बीच 2025 में भारत की यात्रा पर रहे हैं और हैदराबाद हाउस में इनका स्वागत किया गया है 5 अगस्त 2025 को। देखिए, हैदराबाद हाउस कहने को हैदराबाद हाउस है लेकिन है ये दिल्ली में। तो आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि अधिकतर जो बाहर से लोग आते हैं ना, जैसे जो राष्ट्रपति या किसी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो हैदराबाद हाउस में ही उनकी व्यवस्था की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखकर आ जाता है हैदराबाद हाउस। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को भी पता ही होगा। चलिए, इनसे 9 समझौतों पर बात हुई है। अब 9 के 9 हमें याद नहीं करना है, यहाँ पर 9 में से वो याद करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सेना का जो है स्टाफ वार्ता हुई है और नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता हुई है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ आ जाइए कि संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट का अनावरण होगा। किसका? यहाँ पर हमारे भारत का और फिलीपींस का। तो संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया जाएगा। फिर इसके बाद इन डाक टिकटों पर भारत और फिलीपींस के राष्ट्रीय पुष्पों क्रमशः कमल और चंपा गुइता को प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल, और फिलीपींस का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है चंपा गुइता, तो इनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक। फिर फिलीपींस में सोवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और फिलीपींस के नागरिकों के लिए 1 वर्ष के लिए मुफ्त ई वीजा सुविधा का भी विस्तार भारत में किया जाएगा। ठीक है। इतनी हम लोगों की यहाँ पर समझौते हुए हैं। 9 में से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये याद रख लेना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार का सफल प्रक्षेपण हुआ है। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोग मैगजीन कर रहे थे उसमें भी हम लोगों ने निसार देखा था, है ना। तो यहाँ भी देख लेते हैं, ये पुरानी न्यूज है, पड़ा हुआ है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले तो बात आती है कि निसार, तो निसार को किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये इसरो, हमारा जो भारत का है इसरो, और अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको तैयार किया है। ठीक। और इसका नाम रखा है निसार। तो इसके पूरे नाम की यदि बात की जाए तो इसका नाम है इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। ये देख लिया। 30 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित किया गया है। और निसार को GSLV-S16 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कौन से रॉकेट के द्वारा किया गया है, तो आप लोगों को याद रख लेना है GSLV। ठीक है ना, GSLV-16। ठीक, S16 ये पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। अगर स्टेटमेंट भी बनाएगा ना तो वो ऐसे बना देगा 15, 16, 14, ऐसे कुछ कंफ्यूजन करने के लिए आपको। ठीक है। फिर इसमें आप लोगों को कुछ याद, सॉरी, आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है। उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है, बस इतना और देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट घटना है यहाँ पर कि नागालैंड में लुप्तप्राय एशियाई कछुए को पुनः संरक्षित किया गया है। तो कहां पर? देखिए, ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशिया विशालकाय कछुए को नागालैंड के पैरेन जिले के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में इसको पुनः लाया गया है। तो ये याद रखना है। अब बात करें इसके नेतृत्व की, तो इसका नेतृत्व किसने किया है? तो इस पहल का नेतृत्व नागालैंड का वन विभाग और भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम जो चलता है ना, उसने किया है। ठीक। नागालैंड में कभी आम रही यह प्रजाति 1 दशक में लगभग लुप्त हो गई है। ठीक है, 1 दशक से ये देखने को वहां पर नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर इसको देखा गया है अचानक, तो इसके संरक्षण की बात की गई है। और इसी को क्या कहा जाता है? जंगल के छोटे हाथी का भी नाम दिया जाता है। तो छोटे हाथी अगर कहीं पर आ जाए ना कि जंगल का छोटा हाथी किसे कहते हैं, तो ये एशियाई कछुआ जो है ना नागालैंड में पाया जाता है उसको कहते हैं, ना कि वो कि कोई छोटा सा हाथी है। ठीक है। तो इतनी सी न्यूज समझ में आ गई है। चलिए अब देख लेते हैं। कांडला में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है कांडला में। ठीक। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में, सबको पता है। चलिए देख लेते हैं। तो ये स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, और इसको दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण DPA ने कांडला गुजरात में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया है। ठीक है। तो ये किसकी सहायता से लगाया गया है, ये हम लोगों को ध्यान रख लेना है। सबसे पहले तो कि कौन से पोर्ट पर? तो दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण जो है ना, इसने कांडला पोर्ट पर इसको पहला मेक इन इंडिया का है। देखिए, मेक इन इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है, इसलिए इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। और हरित हाइड्रोजन संयंत्र है ये। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। फिर अगर ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा जाएगा तो इसका मेगावाट पूछ लिया जाएगा कि कितना मेगावाट क्षमता वाला है ये, तो 1 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र है ये। फिर 31 जुलाई 2025 को परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इतना ही याद रखना है। ठीक है। फिर अगर वार्षिक उत्पादन क्षमता की इसकी बात करें तो कितनी है? 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की ये जो है वार्षिक उत्पादन क्षमता रखेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है। फिर दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट स्तरीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र संचालन करने वाली पहली भारतीय बंदरगाह ये बन गया है। तो ये कांडला आप लोगों को याद रख लेना है, पूछा ही जाएगा आपसे, आपको ध्यान रखना ही है ये। ठीक। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या कह रहा है। अरुणाचल में टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, बस सिर्फ आपको इसकी डेट याद रख लेनी है, कब की गई है। तो ये की गई है 12 अगस्त 2025 को। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात करनी है तो इसकी
सालाना ये कितना यूनिट का उत्पादन करेगा, तो ये करेगा 2738.06 मिलियन यूनिट का तो ये उत्पादन करेगा। बस इतना याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, गुजरात में देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में। ठीक है, तो गुजरात में पहला राज्य बन गया है, गुजरात इस देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंस की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य बना है पहला, आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट राज्य भी पूछ सकता है वो, तो आप लोगों को बता देना है कि गुजरात बन गया है। ठीक है, जिसमें ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इस योजना का उद्देश्य भी हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाली बीमारियों को समझना और उन्हें बेहतर चिकित्सीय सुविधा देना। क्योंकि देखिए आदिवासी क्या होते हैं कि वो थोड़े से कह सकते हैं कि नए आयाम से जो है दूर रहते हैं। ठीक है, तो उनको जो जंगलों में अधिकतर रहते हैं और ज्यादा साफ सफाई से नहीं रह पाते हैं वो, क्योंकि उनका रहन सहन ही वैसा होता है, तो बीमारियों की भी जो महामारियां फैलती हैं वो भी बहुत ज्यादा आसार होते हैं। तो उन्हीं से चीजों को उन्हें समझाना, उससे उन्हें कह सकते हैं कि चिकित्सा सुविधा देना कि वो उनसे बचे रहें। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को याद रख लेना है। फिर इसकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा, तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा। ठीक, यह परियोजना 25-26 के गुजरात राज्य बजट के तहत मंजूर की गई है। इसका शीर्षक क्या रखा गया है, गुजरात में जनजातीय आबादी के लिए जीनोम डेटाबेस का निर्माण करना। तो जो गुजरात का बजट आया था ना 25-26 वाले में, इस योजना को इन्होंने साथ में रखा था और इसके लिए उन्होंने अलग से बजट भी रखा गया है और इसका शीर्षक क्या है, गुजरात में जनजातीय आबादी के लिए जीनोम डेटाबेस का निर्माण करना। ठीक, ये न्यूज भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग प्रयोग अभी हाल ही में हुआ है ये, तो ये देख लेते हैं कहां पर हुआ है। राजस्थान के राज्य कृषि विभाग ने क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो राजस्थान का कृषि विभाग भी इसमें है और जयपुर के रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के लिए पहली बार ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की बात की गई है और ये 12 अगस्त 2025 को शुरू किया गया है। ठीक है, तो इतना डेट भी याद रख लेनी है, थोड़ी सी डेट पर आप लोग ध्यान देते चलिएगा क्योंकि खूब डेटा पूछ रहा है आजकल आयोग, तो आप लोगों को भी ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक, उसी के साथ साथ सितंबर 2025 को क्या हुआ है, एक्सेल 1 द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने की सफलता मिली है। अब बात कर लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई आधारित प्लेटफॉर्म हाइड्रोड्रेस द्वारा संचालित है। ठीक है, अब बात कर लें कि क्लाउड सीडिंग में कौन सी जो तत्व हैं उनका जो है, कौन से रसायन है उनका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को ये याद रख लेना है, साइंस के तौर पर आपसे पूछ भी लेगा। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ जैसे रसायनों की का छिड़काव किया जाता है, इसी से हमारी क्या हो जाती है, क्लाउड सीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो इतनी ही चीजें हम लोगों को इसमें याद रख लेनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक जो उत्कृष्टता सूचकांक है वो अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। 12 अगस्त 2025 को देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स अभी लॉन्च हुआ है। ठीक, इसमें क्या किया गया है, भारत का औषधि क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और वैश्विक स्तर पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के कारण इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो एक पारदर्शी और डेटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना है। ठीक, टीकों के लिए भारत को WHO ML3 स्टेट्स मिलने जैसी पिछली सफलताओं ने दवा विनियमन में भी ऐसी सुधारों के लिए आधारित किया गया है। और श्रेष्ठ का विस्तृत रूप क्या रखा गया है, श्रेष्ठ के नाम से इसको लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ठीक, आप लोग को ये ध्यान रख लेना है, बस बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है। नेक्स्ट न्यूज है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन हुआ है अभी। देखिए भारत में वंदे भारत ट्रेनें खूब चल रही हैं इस समय, है ना, तो वंदे भारत में ये सबसे लंबे रूट वाली वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है, सबसे पहले तो डेट याद रखना है 10 अगस्त 2025 को। भैया डेट खूब पूछ रहा है आयोग हमसे, है ना, तो डेट याद रख लेनी है 10 अगस्त 2025 को। और वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है,
तो ये चलाई गई है नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस वे। तो नागपुर से पुणे के बीच ये चलाई गई है, इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक, ये रास्ता ये कितने घंटे में कवर कर लेगी? 12 घंटे के लिए ये चलाई गई, 12 घंटे में कवर कर लेगी। ठीक, इतना याद रख लीजिएगा। फिर एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है, जो कि हमारे देश की सबसे लंबी ये जो है मालगाड़ी है। ठीक है, इसका नाम भी रखा है रुद्रास्त्र। तो इसकी सबसे पहले डेट याद रख लीजिएगा, 7 अगस्त 2025 को एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। ये कितने किलोमीटर की लंबाई की थी? ये 4.5 किलोमीटर। ठीक, तो काफी अच्छी लंबाई इसकी अपने आप में मानी जाएगी, 4.5 किलोमीटर लंबाई में। अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई है। तो ये चलाई गई है उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जो गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है ना चंदौली में, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली से होगा उनको ये पता होगा, और या उस साइड गया होगा तब भी पता होगा। और वहां से गढ़वा झारखंड के बीच आयोजित की गई है। गढ़वा झारखंड का एक स्टेशन है, उसके बीच में। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि भैया ये एक तो सबसे बड़ी मालगाड़ी है रुद्रास्त्र, ठीक है, सबसे बड़ी है। और दूसरा ये उत्तर प्रदेश के एक शहर से चलाई गई है, चंदौली का जो स्टेशन है गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन। तो आप लोगों का दायित्व क्या बनता है यहाँ पर कि जो उत्तर प्रदेश की न्यूज दिख जाए उसको आप लोग इंपोर्टेंट लगाओगे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। कहाँ पर किया गया है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये किया गया है हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में 9 अगस्त 2025 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, पशु स्टेम सेल और बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन हो गया है। तो ये हो गया है हैदराबाद में। इसके अलावा इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। बाल न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। तो बस इतना ही याद रख लीजिएगा, कौन सा पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है पंजाब। और इससे पहले भी ये न्यूज हम लोग पढ़ चुके थे पुरानी वाली मैगजीन में, ये पुरानी ही डेट है। ठीक, इसके बाद कुछ नहीं। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान हो गया है। तो ये आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है भैया, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। क्या कि लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान खोला गया है। तो पूर्वी लद्दाख के श्योक गांव में जो गलवान घाटी मार्ग है ना, इस पर स्थित है ये। तो आप लोगों को इतना ही याद रखना है। और इसका देखा जाए तो डेटा याद रख लेना कि 10 हेक्टेयर बंजर समुदाय भूमि को ये एक हरित पारिस्थितिकी क्षेत्र में परिवर्तित कर इसमें स्थानीय फल, औषधीय पौधे, दुर्लभ वनस्पतियां और चट्टानों के संरक्षण हेतु समर्पित किया जाएगा। तो ये वनस्पति उद्यान कहलाएगा। स्वेक गांव में गलवान घाटी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा बन गई है। पहले भी पढ़ लिया था, अभी भी पढ़ लिया। ठीक है, यह उपलब्धि विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के 4 अगस्त 2025 को चालू करने के साथ हासिल हुई थी। ठीक है, सौर ऊर्जा पर स्विच करने के साथ साथ इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा में वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल के तहत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, दो डेटा आप यहां से याद रख लीजिएगा। फिर एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट परियोजना के तहत पहली इमारत का उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, तो कॉमन जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट परियोजना की इमारत है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये सबसे पहले तो किसने किया है? तो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। फिर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट परियोजना के तहत पहली इमारत कर्तव्य भवन का 6 अगस्त 2025 को उद्घाटन हुआ है, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना है ना, इसके प्रमुख तत्व हैं। तो कर्तव्य भवन को आप लोग याद रख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान जो है वो कब बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया। तो ये कहाँ पर खोला गया है, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, और कब खोला गया है इस पर बात कर लेते हैं। तो 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना में, ठीक है ना। तो तेलंगाना के जो राज्यपाल जिष्णु सिंह वर्मा हैं, इन्होंने हैदराबाद के कान्हा शांति वन में बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। ठीक, इसे विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान माना जा रहा है। ठीक, तो आप लोगों को याद रख लेना है, बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया, उसी का नाम रखा गया है विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है ये। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में कान्हा गांव में स्थित यह थीम आधारित उद्यान दुनिया में अपनी तरह का पहला उद्यान है। ठीक है, दुनिया में ये अपनी तरह का ऐसा पहला उद्यान खुला हुआ है। ठीक, जैव विविधता वाला क्षेत्र विभिन्न प्रकार के जीवों और पक्षियों को आकर्षण का केंद्र भी रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो वहां पर ये अभ्यारण्य बनाया जा रहा है तो वहां पर कुछ तो रखा जाएगा ना, तो जीवों और पक्षियों का आकर्षण केंद्र रहेगा। इस कार्यक्रम में 2 विशेष प्रकाशनों का विमोचन भी हुआ है, जिसमें से पहली पुस्तक है पवित्र तीर्थंकर, ठीक है, जिसमें 24
जैन तीर्थंकरों के जीवन सार को प्रस्तुत किया गया है। और दूसरी पुस्तक है सिम्फनी ऑफ लव, बाबूजी महाराज की समर्पित लेख का मदर हेलेन पेरेट द्वारा 2012 और 15 के बीच इसको अपने सोमवार के ध्यान सत्रों के दौरान उज्जवल किया था। तो आप लोग बेसिकली क्या करिएगा, इसमें से सिंपली ऑफ लव जो है ना पुस्तक के लेखक का नाम याद रख लीजिएगा, हेलेन पेरेट। ठीक। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने पौधों के संरक्षण हेतु 2 समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं अभी हाल ही में। ठीक है, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड जो है ना पौधों के संरक्षण हेतु 2 समझौता हस्ताक्षर किए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें याद रख लेते हैं कि भैया कि ये हस्ताक्षर कब किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं आपके 4 अगस्त 2025 को। पहला हस्ताक्षर क्या था, पहला समझौता था राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और पुणे स्थित ईस वेद वायु प्लांट वेंचर के बीच हुआ है। ठीक। और दूसरा हस्ताक्षर हुआ है NMPB अखिल भारतीय आयुर्वेद AIIA और एम्स के बीच। ठीक। तो ये दोनों हस्ताक्षर आप लोगों को याद रख लेना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। भारतीय पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। देखिए जो भारत है वो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा क्या, स्टार। ठीक है, अब ये जुलाई 2025 में शुरू करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है भारत हमारा, जो AI जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। ठीक, तो इतना ही हम लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और इसमें जो अनुप्रयोगों की बात की गई है रिपोर्ट में, भारत के AI आधारित अनुप्रयोगों जैसे नाड़ी परीक्षण, जीवा विश्लेषण और प्रकृति मूल्यांकन का भी इसमें उल्लेख किया गया है। बाकी इसमें ऐसा कुछ और नहीं है, तो आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। अब कर लेते हैं बात यहाँ पर 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट 2025 की। ठीक, तो शेर सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं ये आप लोगों को पता है। जो एशियाई शेर है ना वो सबसे ज्यादा गुजरात में पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 10 अगस्त 2025 को ये जारी की गई है जनसंख्या रिपोर्ट किसकी, शेर की। तो 10 को क्या रखा गया है, शेर दिवस भी मनाया गया है, एशियाई शेर दिवस। ठीक है, आप लोगों को ये याद रख लेना है, 10 अगस्त 2025 को एशियाई शेर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट की बात करें 2025 के अनुसार देश में शेरों की आबादी 2020 से 2025 के बीच बढ़कर कितनी हो गई है, 2020 में थी 674, अब 2025 में हो गई है 891। ठीक, तो हम लोगों को यही संख्या याद रख लेनी है अभी, 891 2025 में हो गई है। ठीक है, इतना याद रख लेगा। और इसमें देखा जाए तो सीधे सीधे 32% की वृद्धि हुई है। ठीक, और ये मादाओं की संख्या अगर कहा जाए तो अभी बढ़कर कितनी 330 हो गई है। ठीक है, इतने डेटा आप लोगों को याद रखना है। फिर वहीं पर देखिए ये गुजरात के अमरेली जिले में शेरों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है। ठीक है, शेरों की आबादी 100% के साथ सर्वाधिक वृद्धि मिटियाला अभ्यारण्य और उसके आसपास देखी गई है। तो आप लोगों को यही डेटा है, बाकी पूरे डेटा जितने हाईलाइट कराए गए हैं उतने ही आप लोग देखिएगा, बाकी कुछ मत देखिएगा, मैंने बहुत बारीकी से देख लिया है। क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इन्हीं में से कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर बात ही अलग है ना, इसमें से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, इतना घबराना नहीं है। आप देख लेते हैं केरल 2020 से 25 में संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा है। तो 27 जून 2025 को केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ठीक, इतना ही याद कर लीजिएगा। नंबर 1 पर केरल, नंबर 2 पर कर्नाटक, नंबर 3 पर कौन है, पंजाब। ठीक है, हो गया ये इतना। फिर देखिए इसको, इन मानदंडों को 6 प्रमुख श्रेणियों में और 32 मानदंडों के आधार पर प्रबंधन प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, केरल के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को देश का शीर्ष पार्क माना गया है। अगर हम लोगों से बात की जाए ना कि देश का शीर्ष पार्क कौन सा है, तो केरल में स्थित जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है उसको माना गया है। तो बहुत बड़ा नहीं है ये इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 97 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, यह प्रसिद्ध नीर कुंजली फूल जो हर 12 साल में एक बार खिलता है को भी आश्रय देता है। तो ये एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक नील कुंजरी फूल होता है जो कि 12 साल में एक बार ही खिलता है, उस वो भी यहीं पर मिलता है आपको। तो ये इसलिए इसको संरक्षण माना गया है। ठीक, और जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान को, और केरल में
मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 12.82 वर्ग किलोमीटर है, और गैलेक्सी मेंढक की एकमात्र ज्ञात प्रजाति यहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स आपको इसमें याद रख लेना है। फिर वहीं पर इस राष्ट्रीय मूल्यांकन में केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की करें तो चंडीगढ़ टॉप पर है, फिर निम्न स्थान पर लद्दाख है, ठीक है। तो ये है, चंडीगढ़ टॉप पर हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, और इसमें लद्दाख हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में। शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 आ गया है। इसको कब जारी किया गया है? तो इसको किया गया 18 जून 2025 को जारी किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रदर्शन का आकलन करना है, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 लाया गया है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो इसमें टॉप पर कौन रहा है? चंडीगढ़ रहा है, और चंडीगढ़ भी कौन सी लिस्ट में रहा है? तो इसमें देखिए ये लिस्ट बना के रखी है, तो प्रचेष्टा 1 में रहा है, ये 719 में रहा है ना, तो 701 से 760 वाले में, ठीक। और यहाँ पर मेघालय आकांक्षी स्तर में रहा है, तो ये इतना नहीं है, हम लोग देख लिए हैं। आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, ये अच्छे है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में, ठीक है। केरल के भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अरलम अभ्यारण्य, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा हुई है, कब हुई है? ये हुई है 16 जून 2025 को, 2025 को हो गई है। तो ये किसने की है? तो इसका आयोजन किसने किया है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने, भूपेंद्र यादव ने, और इन्हीं ने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। और इसके महानिदेशक बने हैं एसपी यादव। तो ये 2-3 चीजें आप लोगों को याद रखना है। और इसमें जो 7 प्रमुख बिल्ली की प्रजातियां हैं ना, उनके संरक्षण की बात की गई है, उनकी रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग की बात की गई है। तो कौन कौन सी रहती हैं ये 7 प्रजातियां? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा, है ना, इन्हीं की बात की गई है। ये बिल्ली की 7 प्रजातियां हैं, इन्हीं के संरक्षण की बात की गई है। और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से 9 देशों ने भाग लिया है। भूटान, कंबोडिया, एस्टोनिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान ने, ठीक है। ये हो गया। आप देख लेते हैं HAL, मतलब HAL हाल, है ना। HAL का इसरो ने SSLV तकनीकी हस्तांतरण समझौता अभी हुआ है इसरो से, कब हुआ है? 21 जून 2025 को। लघु प्रक्षेपण यान SLV की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 511 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह अनुबंध प्राप्त हुआ है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग, दसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फॉल्कन 2000 जेट का उत्पादन हुआ है। ये पुरानी न्यूज है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की है कि वह फॉल्कन 2000 LXX बिजनेस एक्सिक्यूटिविटी जो एग्जिबिलिटी है उस पर ये कार्य करेगा, ठीक है। पेरिस एयर शो में ये देखी गई थी। निर्मित पहला फाल्कन 2000 XLS विमान 2028 में लाने की संभावना करेगा। क्या? LXS, ठीक। तो आप लोगों को ये याद रख लेना है। दसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माता भी है। जून 2025 में दसॉल्ट एविएशन ने हैदराबाद के लड़ाकू विमानों के धड़ के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो टाटा क्या करेगा इसका? टाटा से इसका समझौता हुआ है, ठीक। अब वहीं पर बात कर लें तो फाल्कन 2000 XLS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण महाराष्ट्र के विमान विशेष आर्थिक क्षेत्र में दसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड नागपुर सुविधा में किया जाएगा, ठीक है। भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने की क्षमता होगी। तो इतनी सी न्यूज हमें इसमें याद रख लेनी थी। फिर शेफ्रॉन और HAL में LEAP इंजन पार्ट्स बनाने का समझौता हुआ है। कौन करेगा? हाल और फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन, इसके द्वारा किया जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन लीप इंजन के पार्ट्स तैयार करेगी, ठीक है। हाल ने एक्स में अपनी पोस्ट में कहा है कि इस समझौते पर LCA डिवीजन में जी अब्दुल सलाम और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के वाइस प्रेसिडेंट परचेजिंग और डोमिनिक
डुपुल के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा शेफ्रॉन तेजस MK2 के लिए 110 kN क्षमता वाला एक शक्तिशाली इंजन का निर्माण करेगा। तो आज थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए बहुत लंबी क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन ठीक ठाक क्लास हो गई। देखिए हम लोगों ने क्या क्या न्यूज देखी है। सेफ्रॉन और HAL आपस में समझौता कर लिए हैं। ठीक, दसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन हो गया है। नई दिल्ली में विक्रेंट एयरलाइंस की पहली सभा हुई है। आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग कर लेंगे कल, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।